नमस्कार। एसवी एकेडमी दावला की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपनी क्लास 12 साइंस में बायोलॉजी का लेसन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसका पार्ट फर्स्ट है। लास्ट वीडियो में अपने लेसन 4 कंप्लीट किया था, जिसमें अपने पादप जनन की जो विशिष्ट विधियां हैं उनके बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी विशिष्ट विधियां थी, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। असंग जनन यानी बिना अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन के होने वाला जनन असंग जनन कहलाता है। उसके अलावा दूसरी विधि थी सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन में किसी भी कोशिका के एक भाग को लेकर उससे नया पौधा तैयार किया जाता है, तो सूक्ष्म प्रवर्धन में आता है अनिषेक बीजता, यानी बिना बीज के निषेचन, बिना बीज के फल का निर्माण, वो अनिषेक बीजता हो गया। फिर उसके अलावा कायिक प्रवर्धन विधि थी, तो कायिक प्रवर्धन के बारे में अपने पहले फर्स्ट लेसन में कंप्लीट रूप से पढ़ चुके हैं। तो आज अपने नया लेसन है पादप जल संबंध, यानी पादप है उसका जल से क्या संबंध है, पादप और जल एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, क्यों संबंधित है, जल का होना पादपों के लिए क्यों आवश्यक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले अपने इस लेसन का जो परिचय है क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे परिचय, यानी पादप और जल के मध्य क्या संबंध है इसके बारे में। पादपों के लिए जल का स्रोत क्या है, मृदा है, यानी पादप है वो मृदा से क्या जल और खनिज लवण और विभिन्न पोषक तत्व हैं वो प्राप्त करते हैं। तो मृदा में घुलित जल होता है, उसी का ही पादप उपयोग करते हैं। जल पौधों को मूल रोमों द्वारा पहुंचाया जाता है। जो मूल होती है, ये जो जड़ है, इस जड़ पर छोटे छोटे अनेक रोम पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, मूल रोम। तो ये मूल रोम होते हैं, इनके शीर्ष होते हैं, वो जल को अपने में अवशोषित कर लेते हैं। जब जल को अवशोषित करते हैं तो ये मुख्य मूल में पहुंचता है, और इसके बाद में जो जाइलम है संवहन ऊतक, वो जल को आगे पौधे के विभिन्न भागों तक लेकर जाता है। इस प्रकार जल है वो मूल रोमों की सहायता से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। जल है वो सभी जीवित कोशिकाओं का प्रमुख घटक है। जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं वो जल के कारण ही जीवित होती हैं। अगर उन्हें कुछ समय तक या कुछ दिनों तक जल न दिया जाए तो वो सारी कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। फिर इसके बाद में जो जल है ये एक श्रेष्ठ विलायक है। आप सभी को पता है जल है उसमें जितने भी घोले जाने वाली वस्तुएं उसे जल में घोल सकते हैं अपने, तो इसलिए श्रेष्ठ विलायक जल को माना जाता है। जल द्वारा ही पौधों को खनिज लवण, मृदा से विभिन्न गैसें पौधों को प्राप्त होती हैं। ये है प्रमुख जो जल है उसकी जो जल का और पादप के बीच में संबंध है। फिर इसके बाद में जो जल पादपों को प्राप्त होता है, क्यों प्राप्त होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो आप नोट करेंगे जल की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। तो जल की ध्रुवीय प्रकृति होती है। ध्रुवीय प्रकृति का मतलब H2O जल का फॉर्मूला होता है, तो इसे अपने HOH लिखते हैं, दो ध्रुव बन जाते हैं, धनायन और ऋणायन। तो इस प्रकार जल की ध्रुवीय प्रकृति होती है। हाइड्रोजन आवंटन, इनके मध्य दुर्बल हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। जल है वो क्या है, सार्वत्रिक विलायक, मतलब कोई भी घोले जा सकने वाली वस्तु जल में लगभग घुल सकती है। उच्च संसंजक बल और आसंजक बल, जल के अणु वो संसंजन और आसंजन बल से आपस में जुड़े रहते हैं, और यही कारण है कि जल है वो एक कोशिका के रूप में विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। अगर इस संसंजक और आसंजक बल न हो तो जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना नामुमकिन होता है। इस कारण जल को ही पौधों के विभिन्न भागों तक किस बल के कारण पहुंचाया जा सकता है, संसंजक और आसंजक बल के कारण जल है वो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। तो जल को किस बल द्वारा पहुंचा सकते हैं पौधे तक, संसंजक एवं आसंजक बल द्वारा। उच्च विशिष्ट ऊष्मा, जल की जो ऊष्मा होती है वो उच्च प्रकार की होती है।
जल उदासीन होता है, उदासीन का मतलब जिसकी पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कितनी हो, 7 हो, तो वह उदासीन होता है। इसलिए जो शुद्ध जल होता है, अशुद्ध जल, उसकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है, ये इसलिए उदासीन माना जाता है। अधिकतम घनत्व, इसका घनत्व अधिकतम होता है जल का। डाई इलेक्ट्रिक स्थानांक, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो डाई इलेक्ट्रिक प्रकार के होते हैं। तो ये जल की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब जो जल है ये पादप से किस प्रकार संबंधित है, तो अपने जानते हैं कि पादप का विभिन्न कोशिकाओं से बना है। तो सबसे पहले तो कोशिका में क्या कार्य है जल का, जल कोशिका से किस प्रकार संबंधित है। तो जल कोशिका में पाए जाने वाला जो जीव द्रव्य होता है उसमें भी जल पाया जाता है। तो कोशिका सबसे सूक्ष्म संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो नोट करेंगे, कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसमें जो जीव द्रव्य होता है वो विभिन्न प्रक्रियाओं को संपन्न करता है, जैसे विसरण, पारगम्यता, प्रासरण, जीव द्रव्य कुंचन, अंतःशोषण, ये सारी प्रक्रियाएं हैं जो क्या कोशिका द्रव्य में संपन्न होती हैं। तो इसे आपने नोट करना है। फिर आगे है जो इसमें प्रक्रियाएं हैं जीव द्रव्य की, यानी विसरण, पारगम्यता, प्रासरण, जीव द्रव्य कुंचन, अंतःशोषण, इन सभी प्रक्रियाओं का अपने इस लेसन में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने क्या पढ़ेंगे, विसरण क्या है, विसरण के बारे में अपने नोट करेंगे। तो आप नोट करेंगे विसरण किसे कहते हैं। सबसे पहले विसरण, तो विसरण कहते हैं किसको है, विसरित होना मतलब फैलना। आप लिखेंगे जब पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होता है तो उसे विसरण कहते हैं। यानी पदार्थ के अणु जब एक तरफ बहुत अधिक ज्यादा है, उनका सघन क्षेत्र है, और जिस तरफ बहुत कम अणु है या नहीं है उस तरफ गति करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। मान लो ये पदार्थ है, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे अणु हैं, ये क्या इस साइड नहीं है, तो ये पदार्थ के अणु इधर यहाँ से इधर की तरफ गति करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो विसरण मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ अणुओं का गमन विसरण कहलाता है, विसरण फैलना। अब जैसे उदाहरण में अमोनिया गैस से एक भरी बोतल लेंगे, उस बोतल को आप एक बंद कमरे में, बोतल को खोलने पर आप देखेंगे कि अमोनिया गैस के अणु हैं वो पूरे कमरे में समान रूप से फैल जाते हैं। यानी बोतल में उनका सांद्रता अधिक थी, बोतल से खोलने पर बोतल को तो वो अणु है वो पूरे कमरे में फैल जाते हैं। यहाँ पर उनकी सांद्रता कम होती है, इस कारण ये अपने सांद्रता बराबर करने के लिए विसरण करते हैं। या फिर कॉपर सल्फेट है, नीला होता, इसके आप क्रिस्टल को एक साफ जल, शुद्ध जल में घोलते हैं तो शुद्ध जल है वो पूरा का पूरा नीला हो जाता है। यानी जो कॉपर सल्फेट के अणु थे उसने उस पूरे क्षेत्र में सांद्रता बराबर कर दी, इसे विसरण कहा जाता है। तो विसरण के इस प्रकार और भी उदाहरण है। जल भी विसरण द्वारा ही पहुंचता है, क्योंकि जहां पर जल की कमी होगी पादप में तो उसमें विसरण द्वारा जल पहुंचेगा। फिर ये विसरण है, इसको कुछ प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, तो नोट करेंगे विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें सबसे पहले एक नंबर है तापमान। तो तापमान विसरण की दर को कैसे प्रभावित करता है। यदि आप क्रिस्टल कॉपर सल्फेट है उसके क्रिस्टल को पानी में डालकर घोलते हैं तो विसरण
जो तापमान है वो विसरण को प्रभावित करता है। तापमान बढ़ाते हो तो विसरण की दर भी तेज हो जाती है, यानी अणु है वो भी तेजी से गति करते हैं। यदि बहुत ठंडे जल में आप कणों को घोलते हैं तो वो धीमी गति से विसरित होते हैं। इसलिए तापमान है वो विसरण की दर को प्रभावित करता है। तापमान बढ़ाने पर आप नोट करेंगे यहाँ पे, तापमान बढ़ाने पर विसरण की दर भी बढ़ती है और तापमान को कम करने पर विसरण की दर भी कम हो जाती है। तो तापमान समानुपाती विसरण की दर। फिर दूसरा कारक है विसरण को प्रभावित करने वाला, विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व। मतलब जो पदार्थ आपने डाला है, जैसे कॉपर सल्फेट है या अमोनिया गैस है, इसको विसरित करवाना है तो इस पदार्थ का घनत्व कितना है वो भी विसरण की दर पर निर्भर करता है। तो विसरण की दर है वो किसके समानुपाती होती है? जो पदार्थ है उसके घनत्व के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी यदि आप विसरण की दर बढ़ाओगे तो घनत्व का जो वर्गमूल है उसकी विसरण का घनत्व कम हो जाएगा। यदि विसरण जो पदार्थ है उसका घनत्व बहुत कम है, उसके वर्ग का अंतर निकालेंगे तो उसकी विसरण दर अधिक हो जाएगी। मतलब विसरण दर बढ़ेगी जब घनत्व कम होगा और जब घनत्व अधिक होगा तो विसरण दर कम हो जाएगी। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, ये मान बढ़ेगा तो इसके वर्ग का मूल होगा जो वो कम हो जाएगा। अगर ये मान घट रहा है तो घनत्व का मान अधिक होना चाहिए। तो विसरित होने वाला पदार्थ है उसका घनत्व भी विसरण की दर को प्रभावित करता है। उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नोट करेंगे आप, विसरित होने वाले पदार्थ के घनत्व में जो पदार्थ विसरित होता है उसकी विसरण की दर पदार्थ के विसरण की दर पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के, क्या लिखेंगे? पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विसरण की दर किसके समान व्युत्क्रमानुपाती? पदार्थ के वर्गमूल का घनत्व है उसका वर्गमूल निकालेंगे उसके व्युत्क्रमानुपाती। फिर 3 नंबर कारक कौन सा प्रभावित करता है? विसरण दाब की प्रवणता। मतलब जो अणु है वो कितने क्षेत्र में फैलते हैं या किस क्षेत्र पे अधिक दाब है। तो पदार्थ के अणु अधिक विसरण दाब के क्षेत्र से कम विसरण दाब के क्षेत्र की ओर गति करते हैं। ये तीसरा कारक है। पदार्थ के अणु किस तरफ से, जब जिधर विसरण दाब का क्षेत्र अधिक होगा उससे ये दूसरी तरफ गति करेंगे, मतलब जहां पर विसरण दाब कम लगता है। तो ये विसरण के बारे में हमने पढ़ा, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से उनके बारे में पढ़ा। तो अब पौधों में विसरण का क्या महत्व है इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो नोट करेंगे पौधों में विसरण का महत्व। तो पौधों में विसरण का क्या महत्व है? पौधों में विसरण का महत्व। तो इसमें सबसे पहले वायुमंडल तथा पादपों के मध्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान किसके कारण होता है? विसरण के कारण होता है। पौधों में वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान मतलब O2 और CO2 का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। विसरण द्वारा होता है। तो 1 नंबर तो ये विसरण का महत्व हो गया पादपों में।
दूसरा वायुमंडल में जल वाष्प का उत्सर्जन, वायुमंडल में जो जल वाष्प है उसका उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा। वायुमंडल में जल वाष्प का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा होता है। तो ये दूसरा इसका उपयोग हो गया। फिर इसके बाद में अगला लिखेंगे 3 नंबर, महत्व क्या है पादपों में? खनिज लवणों का निश्चित अवशोषण। खनिज लवणों का अवशोषण भी किस कारण होता है? खनिज लवणों का अवशोषण ये भी विसरण द्वारा होता है। तो विसरण है वो पादपों में इस तरह से महत्व है कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन ग्रहण और CO2 का आदान प्रदान ये पौधों में विसरण द्वारा ही होता है। वायुमंडल में जो जल वाष्प का उत्सर्जन पादप करते हैं वो भी विसरण द्वारा होता है। और जो पादप है मृदा से खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं वो भी किसके कारण होता है? विसरण के कारण होता है। तो आज अपने विसरण टॉपिक को कंप्लीट किया है कि विसरण किसे कहते हैं? उच्च सांद्रता से जब निम्न सांद्रता की तरफ अणुओं का गमन होता है तो उसे विसरण कहते हैं। फिर इसके बाद में अपने विसरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, उनके बारे में पढ़ा। कौन कौन से कारक थे? तापमान, तापमान बढ़ाते हैं तो विसरण की दर बढ़ती है। फिर है जो मिश्रित होने वाले पदार्थ का घनत्व यानी विसरण की दर किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? विलय पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फिर इसके बाद में जो विसरण दाब प्रवणता है वो भी विसरण को प्रभावित करती है। इसके बाद में अपने महत्व पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में अपने जो अगला टॉपिक है पारगम्यता, तो पारगम्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जितना पढ़ाया है इसे अपने रिवाइज करना है और अपने नोट्स तैयार करने हैं।